Hello everyone, hey, I'm back with another video lecture and आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है मसल फटीग। मेजरली हम मसल फटीग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की शॉर्ट्स पे काफ़ी क्विजेस हम अपलोड करें तो आप उनको भी जाके देखो और सॉल्व करो ताकि आपकी एनाटॉमी भी क्लियर हो जाए। So with that, starting with the मसल फटीग को अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हमारे पास क्या होता है कि मसल टायर्ड हो गया, ठीक है। इटसेल्फ मसल जब थक जाता है दैट इज कॉल्ड एज मसल फटीग। अब मसल फटीग की जो आपकी बुक की डेफिनेशन है दैट इज के हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस रिडक्शन होती है इन द मैक्सिमम फोर्स कैपेसिटी ऑफ मसल। दैट मीन्स कि आपकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है मसल की उसके बाद मतलब एक एक्सरसाइज करने के बाद उसमें जो रिडक्शन आती है वो उससे ज़्यादा वो और परफॉर्म नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड एज मसल फटीग। अब फटीग जो होती है वो हमारे पास मेजरली सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्टिविस्ट, एज अ कोच आपको इस बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिसमें से एक मेजर टॉपिक मसल फटीग है एज वी नो। सो हमेशा याद रखो कि ये ऑपोजिट होता है इंड्योरेंस के, ठीक है। दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा जल्दी मसल थकेगा, टायर्ड होगा तो उसकी उतनी कम एंड्योरेंस है। तो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन जिनको ज़्यादा टाइम लगता है थकने में उनकी उन मसल्स की एंड्योरेंस ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास इस तरीके से होता है ऑपोजिट टू एंड्योरेंस। अब मेजर फैक्टर्स जो हमारे पास आते हैं उनमें आप अगर मेजर चीज़ें देखो तो क्या चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं मसल के फटीग को। टाइप एंड इंटेंसिटी, ठीक है। किस तरह की आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी तो मसल जल्दी फटीग में जाएगा। दैट इज़ बेसिकली द काइंड ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग मसल फटीग, ठीक है। सेकेंड वन वाज द स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स। देखो अब कोई स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप ऐसे हैं जैसे हमने पीछे स्लो ट्विच फास्ट ट्विच फाइबर्स के बारे में पढ़ा तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फास्ट ट्विच बहुत ज़्यादा है, उनमें स्लो ट्विच बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच में से कौन सा जल्दी इफेक्ट होता है कौन सा देर से होता है। सो मेजरली दिस इज द वन। फिर हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आपका फिजिकल एनवायरनमेंट टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, ये सारे फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं आपके पास किस चीज़ को, फटीग को। मसल फाइबर की टाइप, किसका क्या कॉम्पोजिशन है उसकी, वो किस तरीके से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। फिर पैटर्न क्या है मोटर यूनिट के एक्टिवेशन का, लाइक किस तरीके से वो जो है मोटर यूनिट एक्टिवेट हो रहा है, ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है मसल की फटीग को, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि उसका पैटर्न ऐसा है कि वो सारे मसल्स को वो सारे फास्ट ट्विच को जल्दी एक्टिवेट करवा रहा है, स्लो ट्विच बाद में एक्टिवेट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि उनमें काफ़ी हद तक इफेक्ट आएगा, ठीक है। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिवेशन बहुत जल्दी हो जाती है तो वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, कुछ में एक्टिवेशन देर से होती है लेकिन वो टायर्ड देर से होता है। सो ये काफ़ी हद तक इनकी कंपोजिशन और एक्टिवेशन भी है, डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग बाकी काफ़ी चीज़ों पे अभी भी रिसर्च हो रही है और स्टिल अभी इन चीज़ों के बारे में हमने और चीज़ों को पता करना है कि लाइक हमारे पास क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास हमें और रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब मसल फटीग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मसल फटीग सिर्फ टायर्डनेस नहीं है, मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल में बताया है कि टायर्ड जब मसल आपका टायर्ड हो जाता है इटसेल्फ तो तब उसको मसल फटीग कहते हैं। मतलब मसल अपनी एक नॉर्मल जो प्रोड्यूस करता है फोर्स जैसे वो पहले कह रहा था वो उस तरह की नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मसल फटीग। लेकिन अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट कर रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है मसल फोर्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी का शॉर्टनिंग प्रोसेस जो था वो स्लो हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या हुआ कि शॉर्टनिंग प्रोसेस स्लो होने का मतलब ये है कि मसल अगर शॉर्टन देर से हो रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, सो हमारे पास ये भी काफ़ी हद तक मसल को अफेक्ट करेगी और मसल फटीग कॉज करेगी, ठीक है। थर्ड वन वाज कि प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन रही है मसल में, ठीक है, जिसमें मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट जो है वो दोबारा एक्टिवेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी से कोई मूवमेंट परफॉर्म करवाते हो विदाउट अ स्मॉल इंटरवल, ठीक है, या बहुत स्मॉल इंटरवल के साथ, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपका मसल जल्दी एक्टिवेट होगा एज कम्पेयर टू कि लाइक आपका मसल काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन के ऊपर हो, ठीक है। सो मेजरली ये भी एक फैक्टर है। फिर इसके बाद हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, ठीक है, लाइक फास्ट ट्विच, प्रोलॉन्ग ट्विच ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा तक, ट्विच आवर्स जो है बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो हमारे पास एक्टिवेट रही है हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ में मसल्स, तो उन केसेस में भी हो सकता है। फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए सार्कोलेमा का। देखो, एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होने का मतलब ये एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज है, तो एक्शन पोटेंशियल अगर आपका डिक्रीज होता है तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि जाहिर सी बात है आपकी अफेक्ट होगा मसल, और मसल अफेक्ट होगा तो मसल फटीग में जाएगा। तो मेजरली कुछ फैक्टर्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आपको मसल फटीग के, ठीक है, स्पेसिफिकली। और ये जब सारी चीज़ें हो रही होती है ना तो आपको आइडिया हो जाता है, हाँ अब हमारे पास क्या हो गया, मसल फटीग में जा रहा है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है, मसल फोर्स की प्रोडक्शन रिड्यूस होगी है, शॉर्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन रहा है, ठीक है, मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा। फिर इसके बाद अगर कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करा रहे, एक्शन पोटेंशियल उसमें स्लो आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो फाइबर्स हैं वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहे हैं एक्टिवेट होने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बता दें ये मसल फटीग में जा रहे हैं, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि आप इनको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए चीज़ों को फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है कि अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया, हम वही दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फास्ट ट्विच और सॉरी जो हमने डिस्कस किए थे फास्ट ग्लाइकोलिटिक और फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक और स्लो ऑक्सीडेटिव, मतलब टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स थे, ठीक है। अब क्या होता है फास्ट ग्लाइकोलिटिक में क्या होता है कि फटीग करता है मसल बहुत जल्दी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्प्रिंटिंग की जैसे एक्टिविटीज़ होती है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ में काफ़ी जल्दी मसल फटीग करता है। अब फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक हों अगर फाइबर्स की टाइप, ठीक है, तो उनको लाइक मॉडरेट जो है ना फटीग जल्दी ही नहीं करेगा, मॉडरेटली करेगा, ठीक है, नॉर्मली मतलब एक मिड स्टेज करेगा। जैसा कि आप मिडल डिस्टेंस रनिंग में देखते हो, ठीक है, लाइक आप ये देखो कि जब हमारे पास रनिंग हो रही होती है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो उन केसेस में क्या होता है कि एग्जाम्पल आप मेजरली डिस्कस करते हो मॉडरेट की, ठीक है। फिर आप आ जाते हो स्लो ऑक्सीडेटिव में, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो मसल के फाइबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो ट्विच होते हैं, ठीक है। स्लो ट्विच हमने क्या बात की थी कि देर से एक्टिवेट होते हैं लेकिन काफ़ी देर तक जो होते हैं ना अपने आप को उस पोजीशन में रख सकते हैं, तो दैट मीन्स कि ये सबसे कम जो है इनमें फटीग होती है, ठीक है, मतलब फटीग के रेजिस्टेंट होते हैं ये मोस्ट कॉमनली। यही क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें इंड्योरेंस होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे मैराथन रनिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए और स्लो ऑक्सीडेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वहीं पे ज़्यादा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मेजरली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि फास्ट ट्विच भी हमें रिक्वायर्ड है और स्लो ट्विच भी हमें रिक्वायर्ड है। अब फास्ट ट्विच जो होते हैं अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि जितना हो सकता है ना स्लो ट्विच जो है वो हमारे पास क्या कर रहा था, एक्टिविटी को मेंटेन रख रहा था, लेकिन हमें फास्ट ट्विच चाहिए होती है जब हम कहीं जंपिंग जैसे मूवमेंट परफॉर्म करें। एक सिंपल से एग्जांपल दो स्प्रिंटिंग की, अगर ना भी आप समझ सको तो आप सिंपल जंपिंग की भी एग्जांपल ले लो, तो आपको एक जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो फास्ट ट्विच फाइबर्स को हमारे पास जल्दी एक्टिवेट करना है।
फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स को, ठीक है। और हमें पता है फास्ट ट्विच फाइबर्स दो में डिवाइड हुए हुए थे, तो हमने उनको उसी तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक है। ओके, फिर हमने ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके हमारे पास, अच्छा मैंने आपको बताया कि अगर स्लो ट्विच फाइबर्स वास्टस लेटरालिस के हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हैं, तो हमारे पास लॉन्गर एबिलिटी होगी कि हम सस्टेन कर सके 50% ऑफ मैक्सिमम आइसोमेट्रिक टेंशन। दैट मीन्स कि हम काफ़ी हद तक आइसोमेट्रिक मूवमेंट को अपने अब मसल्स के अंदर या वास्टस लेटरालिस जो है वो काफ़ी देर तक उस मूवमेंट को कॉन्स्टेंटली बियर कर सकता है। इस सिंपल सी बात का मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक मूवमेंट काफ़ी देर तक वो बेयर कर सकता है। और ये रिसर्च ने शो किया है, दैट मीन्स कि इसमें काफ़ी हद तक इफेक्टिव हुआ होगा। फिर भी स्टिल रिसर्चेस होती हैं इन चीज़ों को, एडवांसमेंट होगी, अभी भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें आपको अभी भी चेंज होती हुई नजर आएंगी। दैट इज़ वाई हम हमेशा देखते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। जो रिसेंट एविडेंसेस आ रहे थे उनकी बेसिस पे हम प्रैक्टिस को उसी तरीके से मॉडिफाई करते हुए जाते हैं, ठीक है। एविडेंसेस क्या होती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा रिसर्च जर्नल्स, आपके पास ये चीज़ें जो होती हैं आपके पास एविडेंस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास मसल फटीग की कॉजेज क्या हो सकते हैं मेजरली, अगर आपको सिंपल सी है कि हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, मसल फटीग के मेजर कॉजेज क्या हैं कि हम कैल्शियम की रिलीज को रिड्यूस कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब इसकी मेजर कॉज तो कैल्शियम की रिडक्शन ही है ना, ठीक है। रिड्यूस हो गया कैल्शियम का रिलीज या अपटेक, दोनों केसेस में आपके पास क्या होता है, मसल फटीग जल्दी होगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, रिलीज सॉरी अपटेक जो होगा या रिलीज हो रहा है कैल्शियम का, वो रिड्यूस हो गया। विद दैट अगर आप कैल्शियम बाइंडिंग जैसे डिक्रीज होगी है कैपेसिटी, एक्टिन फिलामेंट्स की बार बार कॉन्ट्रैक्शंस करने की वजह से उनकी कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी है, तो उस केस में भी आपके मसल फटीग जल्दी मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर आपके पास मसल के इनसाइड एसिड एसिड ज़्यादा हो, अल्कलाइन नहीं, एसिडिटी हो रही है, मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास एसिड ज़्यादा है, या आप कह लो कि हम कंटेंट एसिड का ज़्यादा हो गया मसल के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो द मसल फटीग, ऑल्सो कॉज द मसल फटीग। ये फैक्टर्स बहुत कम है, मतलब आप एक मेजर कैल्शियम का ही फैक्टर होता है, लेकिन इन फैक्टर्स का भी रोल होता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम का अगर इंटरसेलुलर एक्टिवनेस इंक्रीज होगी है, ठीक है, या एंट्री इंक्रीज होगी है, दैट इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ, ये भी कॉज करता है मसल फटीग। फिर मसल एनर्जी की जो सप्लाईज हैं, जो उससे हमें नेचुरल मसल एनर्जी मिलनी है, अगर वो कम हो गई हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉजेज मसल फटीग। फिर ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाए अगर सेल्स के अंदर, तो ये भी हमारे पास कॉज करेगा। सो दैट मीन्स कि हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स हैं जो मसल फटीग कॉज करते हैं। अब हमारे पास दो तरह से मसल फटीग होती है, ये आप याद रखो, ठीक है। पेरिफेरल मसल फटीग होती है, पेरिफेरल जब मसल फाइबर इटसेल्फ जो होता है ना, वो टेंशन डेवलप नहीं कर सक रहा होता। बेशक आपको एक्सॉन सिग्नल सेंड कर रहा है, न्यूरॉन सिग्नल सेंड कर रहा है, लेकिन मसल फाइबर इटसेल्फ जो है ना, वो आगे से मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो पेरिफेरल फटीग होती है। न्यूरल फटीग होती है कि जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन जो है ना, वो नहीं जनरेट कर सक रहा एक्शन पोटेंशियल को, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल फटीग। सो ऑलवेज रिमेंबर टाइप्स ऑफ फटीग, पेरिफेरल और न्यूरल फटीग। पेरिफेरल वो है जब मसल इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सॉन न्यूरॉन आपका ब्रेन के सिग्नल से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे मसल खुद ही नहीं कर सक रहा डेवलप, में भी वीकनेस है, टाइटनेस है, जो भी इफेक्ट आ रहा है। न्यूरल फटीग कि जब हमारे पास ब्रेन जो है वो सिग्नल नहीं प्रॉपर दे रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे न्यूरॉन इन्वॉल्व है, मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, और वह उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर नहीं हो रहा, दैट इज कॉजिंग द फटीग। ओके, न्यूरल फटीग। सो मेजरली हमारे पास मसल फटीग एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन हो, परफॉर्मेंस हो, रिकवरी हो, ट्रीटमेंट प्लान्स हो, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, ओवर यूज इंजरीज हो,
इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फटीग को समझना, क्योंकि आपका सारा काम मसल्स के साथ ही है और मसल्स में सबसे कॉमन इश्यू फटीग का ही आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम फटीग को समझें, देखें कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, जो किस तरीके से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप देखते हो कि हमारे पास, हाँ, हम अब किस तरीके से आप कर सकते हो। फिर हमने ये चीज़ देखी थी, अच्छा अब हमारे पास आज के लिए जो मेजर चीज़ें थी ना वो यही थी कि आप जो है, अगर देखो मसल फटीग हमने कहा मसल टायर्ड हो गया, वीक हो गया, इसकी एक्सरसाइज टाइप के ऊपर, मसल फाइबर्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। स्लो फाइबर्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, फटीग कम होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास उन मसल्स में न्यूरॉन्स ज़्यादा होती है जिनमें स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। विद दैट आपके पास कैल्शियम का इशू हो, लो एनर्जी हो, एसिड बिल्डअप हो जो इस सेल के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास कॉज करती हैं मसल के फटीग को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी इशू है तो आप बेशक पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप आपको अगर क्विजेस चाहिए एनाटॉमी रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हो। विद दैट आप यहाँ पे यूट्यूब की शॉर्ट्स पे भी देख सकते हो। बाय बाय।